जमीन खरीदने के लिए किस पेपर की जांच करें? अगर हम जमीन खरीदना चाहते हैं तो हमें क्या तैयारी करने की आवश्यकता है और कौन कौन सी पेपर को हम देखकर समझ सकते हैं कि यह जमीन लेने योग्य है या नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश रंजन और आज हम लोग जमीन के खरीद बिक्री के तैयारी के संदर्भ में चर्चा करने वाले। देखिए, बहुत सारे लोगों का फोन और मैसेज के माध्यम से एक सवाल जरूर आता है कि हम जमीन खरीदने जा रहे हैं, थोड़ा पेपर जांच कर दीजिए और पेपर जांच करके ये बताइए कि यह जमीन खरीदने योग्य है या नहीं है। कोई भी जमीन अगर आप खरीदने जा रहे हैं, देखिए जमीन खरीदना कोई भी व्यक्ति जब पैसा कमाता है या एक चाहत जरूर रखता है कि जब मेरे पास पैसा हो तो हम जमीन खरीदें, और वो कितना भी मेहनत करे, कुछ भी करे, किसी भी माध्यम से नौकरी करे, बिजनेस करे, कहीं से भी जब वो पैसा कमाता है तो उसका सबसे पहले चाहत होता है जमीन खरीदना। और यह भी विषय सत्य है कि बहुत सारे लोग जमीन लेकर के ठगे गए हैं, बहुत सारे लोगों को धोखा हो गया है, जमीन लेने के बाद उनको जमीन नहीं मिल रहा है, पैसा डूब गया है। तो ऐसी स्थिति में हम करें तो क्या करें? तो दो अलग अलग विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले। एक विषय है कि जमीन खरीदने के लिए किस सब डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, और अगर हम जमीन खरीदना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जमीन का जो पेपर है वो जांच हम लोग सबसे पहले करते हैं, क्योंकि पेपर ही है जो ये बताता है कि ये जमीन खरीदने योग्य है या नहीं है। अगर आप किसी भी जिले में हैं, मान लेते थे कि ज्यादातर वीडियो तो झारखंड के संदर्भ में बनता आ रहा है, लेकिन हो सकता है आप अलग क्षेत्र के हों, तो किसी भी जगह से आप अगर बिलोंग करते हैं तो जो मेरा लास्ट सर्वे हुआ है उसी सर्वे को हम राइट्स ऑफ रिकॉर्ड मानते हैं। मतलब सरकार की नज़र में मूल दस्तावेज जो प्रमाण पत्र है, जमीन का मालिकाना अधिकार है, वो वहीं से देखने को हम लोग को मिलता है। तो राइट्स ऑफ रिकॉर्ड में हम लोग देख पाते हैं जो लास्ट सर्वे हुआ है, जैसे झारखंड में 32 में हुआ, कहीं पर 32 का सर्वे सबसे ज्यादा हुआ है, तो 32 के सर्वे में वह जमीन जो है किसका था। और जमीन में हम दो चीज को देखने का प्रयास जरूर करेंगे। एक, जमीन में मालिक कौन थे, दूसरा जमीन का नेचर क्या था। देखिए, जमीन का नेचर अगर रैयत नहीं है, कोई दूसरा नेचर है, तो उसको समझने की आवश्यकता है। हो सकता है कोई जमींदार का जमीन हो, तो भी आपको समझना है। इसमें हमारे चैनल में बहुत सारा वीडियो जमीन के संदर्भ में पहले से डला हुआ है, जिसको कि आप आसानी से देखकर समझ सकते हैं कि बकास्त जमीन क्या होता है, भुइंरी जमीन क्या होता है, बकास्त भुइंरी क्या होता है। ऐसा करके बहुत सारा नेचर का जमीन के लिए वीडियो इसमें डला हुआ है। लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा जो कोशिश करते हैं वो कोशिश करते हैं कि जमीन रैयती हो, मतलब जमीन का जो मालिक हो रैयती जमीन का मालिक हो। उससे क्या होगा कि समझना सबसे आसान होता है। या अगर जमींदार मालिक है तो भी ठीक है। जमीन का नेचर रैयती कहने का अर्थ क्या हुआ कि जमीन गैर मजूरा ना हो, आम खास ना हो, या कोई और नेचर में ना हो। उसके बाद दूसरा चीज हम लोग ये देखते हैं कि जिस राज्य में हम जमीन ले रहे हैं, क्या जिस जाति का हम जमीन ले रहे हैं, क्योंकि जब जमीन हम लेने जाते हैं तो वहां जाति भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस जाति का हम जमीन ले रहे हैं वो प्रतिबंधित जाति तो नहीं है, उस जाति पे कहीं सरकार रोक तो नहीं लगाई। जैसे झारखंड में सीएनटी लॉ है आदिवासी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी कुछ लोगों के लिए, तो उनके लिए एक लॉ बना हुआ है कि उसको जनरल लोग नहीं खरीद सकते। या मान लेते हैं कोई ओबीसी एसटी का जमीन यहाँ खरीदने जा रहा है, तो उसके लिए लॉ बना हुआ है कि नहीं खरीद सकते। तो वहां आपका जो क्षेत्रीय लॉ है वो जरूर देख ले। झारखंड में क्या सीएनटी लॉ है, उसमें हम लोग 46 परमिशन इसमें डाले हुए हैं कि अगर एसटी है तो अपने थाना क्षेत्र के लोग होने चाहिए, एससी ओबीसी है तो अपने जिला के लोग होने चाहिए, और सेम जात के लोग होने चाहिए। ऐसा करके वीडियो पहले से बनकर डाला हुआ है। तो सबसे पहले तो हम खतियान अगर देख लिए, और अगर जमीन खतियान से ही हम खरीद रहे हैं, बहुत सारी जमीन खतियान से ही खरीद बिक्री होता है, तो उनका वंशावली और टाइटल जरूर चेक कर ले। देखिए, होता क्या है कि मेरे हिस्से में 5 डिसमिल जमीन आ रहा है और हम क्या कर रहे हैं, 10 डिसमिल जमीन बेच रहे हैं, तो अभी तो खरीद बिक्री हो जाएगा। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि गांव में 2 भाई रह रहा है, 4 भाई बाहर रह रहा है, तो अभी लेने तो नहीं आ रहा, लेकिन जब लेने आएगा तो अपना हिस्सा तो लेगा। तो अगर उसके टाइटल से ज्यादा है तो आपको बंटवारा नामा लेने की आवश्यकता है। अगर बंटवारा में उसको ज्यादा जमीन मिला है तो बंटवारा नामा होना चाहिए, जिसमें सबका हस्ताक्षर होना चाहिए। लेकिन अगर बंटवारा नामा नहीं है, मौखिक बंटवारा की बात हो रही है, तो उसके टाइटल से ज्यादा जमीन का खरीद बिक्री ना हो, टाइटल तक का ही जमीन खरीद बिक्री हो। अगर मेरा 10 डिसमिल है तो 10 डिसमिल ही खरीदिए, उस पूरे जमीन को खरीदने का प्रयास न करें। दूसरा, उनका खरीद बिक्री का टाइटल था कि नहीं। देखिए, टाइटल था का मतलब, अब कोई घर की बेटी है, उसको बेचने का अधिकार था कि नहीं। आदिवासी में नहीं है, जैसे मतलब अगर ट्राइबल है तो नहीं है, तो उसको भी ध्यान में रखना है कि था कि नहीं। घर की विधवा थी, उनको कितना बेचने का अधिकार था। जैसे मुस्लिम है तो अगर उनका बच्चा है 1/4, नहीं बच्चा है 1/8, कितना बेचने की आवश्यकता, कितना जमीन वो बेच सकती है,
तो ये भी राइट हमको जांच करने की आवश्यकता है कि जो जमीन वो बेच रही है उसको बेचने का राइट था कि नहीं था। मेरा टाइटल तो है, मेरे पति का जमीन है, मेरे पति का 5 डिसमिल जमीन था, मेरा भी 5 डिसमिल होना चाहिए, हाँ है, लेकिन बेच सकते हैं कि नहीं? नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकते? लॉ बोलता है कि आपका जो है, जो विधवा महिला है उसका जो है इतना जमीन, उसका इतना ही पार्ट आप बेच सकते हैं। तो जो लॉ बोलता है उसका भी पालन हम लोग उत्तराधिकार अधिनियम उस जाति का जांच जरूर करवा लेते हैं, तभी हमको पता चलेगा कि उसका टाइटल बेचने का था या नहीं। जमीन का पोजीशन, जिस जमीन को हम लेने जा रहे हैं उसका जो पोजीशन पहले से जो आदमी बेच रहा है कि नहीं है, और लेने से पहले आप अपने पोजीशन में जरूर ले ले। अगर आप खाली जमीन ले रहे हैं तो उसमें बाउंड्री वगैरह जरूर करा ले, और बाउंड्री अगर आप करवाने, जैसे हम कोई जमीन लिए, हमको टाइटल अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस जमीन पे बाउंड्री करेंगे, उस पर गेट लगाएंगे, उसके बाद रजिस्ट्री करेंगे। मतलब एग्रीमेंट के बाद पहले पोजीशन तब रजिस्ट्री। अब अगर खतियान से जमीन का खरीद बिक्री नहीं हो रहा है, वो जमीन बिक्री हो रहा है डीड से, तो खतियान से हम जांच करेंगे कि सीएनटी का नेचर क्या था या इस पे कोई रोक तो नहीं था, और जो डीड है वो डीड सही आया है कि नहीं। मान लेते 1 डीड हुआ, 2 डीड हुआ, 5 बार खरीद बिक्री हो गया, तो उस सभी लिंक का हम पेपर जरूर ले लें। मान लेते 32 में सर्वे हुआ, वो जमीन 50 में बिका था, 60 में बिका था, 70 में बिका था, तो वो सारा लिंक डीड हम जरूर जांच कर ले कि कहीं इस लिंक में कोई गड़बड़ी तो नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 बार डीड हुआ तो लास्ट वाले डीड से आप खरीद बिक्री कर ले रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो क्या है, आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के डीड सर्च करवाएंगे, और डीड सर्च करवा के उसका कंप्यूटराइज नकल भी निकलवा लीजिए, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि इसका खरीद बिक्री हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद ही आप रजिस्ट्री ले, रजिस्ट्री का अपना प्रोसेस है, उस रजिस्ट्री में जाकर आप रजिस्ट्री ले सकते हैं। और जब भी जमीन खरीद बिक्री हुआ, पोजीशन आपका आ गया है, तो दाखिल खारिज जरूर करवा ले। देखिए पहले क्या होता था, दाखिल खारिज हमको फाइल करना पड़ता था, अब ऑटोमेटिक आ जाता है। हालांकि सही बात है कि ब्लॉक में दाखिल खारिज करवाना इतना आसान नहीं है, चढ़ावा देना ही पड़ता है, ऐसा होता है। लेकिन फिर भी आप जाकर, जब आपका दाखिल खारिज गया है तो कर्मचारी से जाके मिल लें, क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, लिख देंगे कि इनका जो है ना पेपर अस्पष्ट है, पूर्ण नहीं है। हालांकि इस शब्द का कोई मतलब नहीं, जब रजिस्ट्री हुआ तो पेपर तो पूर्ण ही होगा, तभी रजिस्ट्री हुआ है, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसा करते हैं। तो उनसे एक बार मिल लेना जरूरी है कि मेरा जो है दाखिल खारिज आया है। जनरली 21 डेज से लेकर 3 महीने के अंदर में ये प्रक्रिया होनी रहती है। तो ये काम इतना जरूर कर ले जिससे कि आप भविष्य में संकट से बच सके, और जिनसे भी आप खरीद बिक्री कर रहे हैं उनका पूरा विवरण आपके पास जरूर हो, कि वो ऐसा तो नहीं कि फ्रॉडनेस ट्रांसफर हो रहा है। क्योंकि बहुत टाइम जो है ना, अच्छा पोजीशन भी देखना सही है आपको। क्या होता है कि आप 50 नंबर प्लॉट खरीद रहे हैं, लेकिन आपको पोजीशन मिल गया 51 नंबर प्लॉट में, उस समय भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आप प्लॉट का पोजीशन भी जरूर जांच कर ले कि कहीं प्लॉट में किसी तरह का समस्या तो नहीं है, जो हम ले रहे हैं वही मेरा। क्योंकि जब बैंक के पास आप जाते हैं, लोन के लिए जब जाते हैं या नक्शा पास कराने जाते हैं, उस समय ये सब जरूरत होता है। तो इसलिए ये सब पूर्व में ही जाँच हो जाए तो बहुत जरूरी है, या आप किसी जानकार से उसकी जाँच जरूर करा लें। वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया जाता है, इसलिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।